Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is about linguistics. Let us see what is linguistics. Linguistics is the systematic study of the elements of language and the principles governing their combination and organization. तो linguistics में क्या किया जाता है, जो language है उसके elements का systematic study की जाती है और उससे related जो भी principles होते हैं उनका भी systematic way में study किया जाता है linguistics में. लिंग्विस्टिक के लिए एक ओल्ड वर्ड यूज किया जाता था जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी के लिए एक ओल्ड वर्ड यूज किया जाता था, दैट इज फिलोलॉजी. फिलोलॉजी क्या होता है? अ टर्म दैट इज स्टिल समटाइम्स यूज्ड एज सिनोनिमस विद लिंग्विस्टिक्स. तो फिलोलॉजी जो है कभी कभी लिंग्विस्टिक के सिनोनिम के रूप में भी यूज किया जाता है. थ्रू द 19th century, philology was mainly comparative and historical. 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में फिलोलॉजी जो था कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल होता था. लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स फोकस इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इन जनरल. तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे ज्यादा कुछ जानने के लिए आपको नहीं है, इतना जानना है कि लिंग्विस्टिक क्या होता है. तो जो लैंग्वेज होता है उसके एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में स्टडी की जाती है. तो लिंग्विस्टिक को आप भाषा ज्ञान समझ सकते हैं, भाषा विज्ञान समझ सकते हैं, मीन्स लैंग्वेज का विज्ञान. तो लिंग्विस्टिक क्या है? लैंग्वेज का विज्ञान है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये साइंस है लिंग्विस्टिक. और इसके लिए एक ओल्ड वर्ड यूज किया जाता था, फिलोलॉजी. फिलोलॉजी में क्या होता था? जो लैंग्वेज होता था उसका कॉन्स्टिट्यूशन और उसके हिस्ट्री को स्टडी की जाती थी साइंटिफिक वे में. तो दैट इज वाई फिलोलॉजी को सिनोनिम माना जाता है लिंग्विस्टिक का. और फिलोलॉजी जो था 19th सेंचुरी में कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल हुआ करता था. तो लिंग्विस्टिक को आप इतना समझिए कि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट देखते हैं, द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लिटरेचर एड्रेसेस द वेज इन विच लैंग्वेज इज डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन वर्बल आर्ट. तो लिटरेचर का जो लिंग्विस्टिक स्टडी है उसमें क्या दिखाया गया है कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ वर्बल आर्ट. तो वर्बल आर्ट की फॉर्म में लैंग्वेज को प्रेजेंट किया गया है. लिंग्विस्टिक्स एम्स टू डिफाइन हाउ लैंग्वेज आर डेवलप्ड इन द ह्यूमन माइंड एंड डिस्क्राइब्स हाउ ह्यूमन लैंग्वेजेस आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे वर्क. लिंग्विस्टिक्स क्या करते हैं? वो ये देखते हैं कि ह्यूमन माइंड में किस तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है और साथ ही ह्यूमन लैंग्वेज किस तरह से विद द टाइम पीरियड उसका डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से उसका फंक्शन होता है. ये सारी चीजें लिंग्विस्टिक्स में स्टडी की जाती है. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स होता है, ग्रामर होता है, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड फोनेटिक्स. तो ये सभी जो किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर होते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामर पे बेस्ड होते हैं और साथ में उसके जो सोशल एटमॉस्फेयर होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो सब कुछ देखा जाता है. तो किसी की भी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में सोसाइटी का बहुत रोल होता है, उसका जो सोशल सर्कमस्टांसेस होता है उसका बहुत ज्यादा रोल होता है. तो इसीलिए जब लैंग्वेज की स्टडी की जाती है अंडर लिंग्विस्टिक्स तो ये सारी चीजों पे फोकस की जाती है. अब एक टाइम पीरियड के साथ जो लैंग्वेज में चेंजेस आए हैं उसे डाइक्रोनिक कहेंगे, यानी कि लैंग्वेज में विद द टाइम पीरियड जो चेंजेस ऑकर हुए हैं दैट इज कॉल्ड डाइक्रोनिक. The important developments in 20th century linguistics came with the shift to the synchronic study of the systematic relation of the components of a single language at a particular time. 20th सेंचुरी में क्या होता है कि जो डाइक्रोनिक है वो सिंक्रोनिक स्टडी में वो चेंज हो जाता है और समय के साथ लैंग्वेज का जो सिंगल लैंग्वेज कंपोनेंट्स है उसके फॉर्म में इसकी स्टडी की जाती है. मीन्स समय के साथ जो लैंग्वेज में चेंजेस हुए दैट इज कॉल्ड डाइक्रोनिक. और डाइक्रोनिक लेटर ऑन 20th सेंचुरी में क्या हो जाता है? सिंक्रोनिक में शिफ्ट हो जाता है. तो ये चीजें आप लोग देखेंगे. तो लिंग्विस्टिक में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हो गया, सोशियो लिंग्विस्टिक्स हो गया, ग्रामर, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड फोनेटिक्स. तो ये सारी चीजें आपको फोकस करना होगा. नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स.
तो लिंग्विस्टिक्स दो तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक तो सिमेंटिक्स और दूसरा प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स में क्या होता है, द स्टडी ऑफ मीनिंग, मीनिंग की स्टडी की जाती है, और प्रैग्मेटिक्स में द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज। तो लिंग्विस्टिक जब टू टाइप्स के होते हैं, तो सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स में किसी भी मीनिंग का जो मीनिंग क्या निकलता है उसकी स्टडी की जाती है, और प्रैग्मेटिक में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है उसकी स्टडी की जाती है। मतलब जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हुआ दैट विल बी स्टडी इन प्रैग्मेटिक्स, और उस लैंग्वेज से जो मीनिंग निकल के आता है, जो ऑकर होता है, दैट इज वो सिमेंटिक्स में स्टडी की जाती है। अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द मॉडर्न synchronic linguistics was Ferdinand de Saussure, a French-speaking Swiss whose lectures on language as a self-sufficient system delivered 1907 to 11 were published from students' notes in 1916, 3 years after Saussure's death. These lectures have been translated as course in General Linguistics. 1916, तो देखिए जो मॉडर्न सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक के रूप में सबसे फेमस नाम एक ही है, दैट इज फर्डिनेंड डी सॉसोर। ये फ्रेंच स्पीकिंग स्विस पर्सन है। इन्होंने लिंग्विस्टिक के फॉर्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और साथ ही स्ट्रक्चरलिज्म के फील्ड में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने लेक्चर्स दिए थे, इनके लेक्चर को इनके स्टूडेंट्स ने कंपाइल किया। इन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे 1907 to 11 में, उसी लेक्चर्स को इनके स्टूडेंट्स ने 1916 में कंपाइल किया, और वो लेटर ऑन 1916 में कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक के रूप में इस टाइटल के अंडर वो क्या होता है, ट्रांसलेट करके उसको पब्लिश कराया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं लिखा था, बट इनके लेक्चर्स को इनके स्टूडेंट्स ने कंपाइल किया, और लेटर ऑन उसी का ट्रांसलेशन कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक टाइटल के अंडर ये पब्लिश्ड होता है, उनके लेक्चर्स। तो याद रखेंगे, उन्होंने कोई वर्क लिखा नहीं था, उनके जो लेक्चर्स थे उसको कंपाइल किया था उनके स्टूडेंट्स ने, और उसे ट्रांसलेट करके उसको टाइटल दिया गया कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, और 1916 में पब्लिश्ड होता है सॉसर के डेथ के बाद। He began his career in the Indo-European historical comparative tradition. सॉसर ने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया था इंडो यूरोपियन हिस्टोरिकल कंपैरेटिव ट्रेडिशन के रूप में स्टार्ट किया था, और उन्होंने वहीं से लिंग्विस्टिक की स्टडी की, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज की स्टडी की, और फिर उसके जो विद द टाइम पीरियड उसका जो डेवलपमेंट हुआ उस पर वर्क किया इन्होंने। Important contributions were also made by American descriptive or structural linguist notable Edward Sapir and Leonard Bloomfield. सॉसर के बाद किसका कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा रहा है, तो वो है एडवर्ड सेपियर और लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, जो कि अमेरिकन है। तो इन दोनों लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है लिंग्विस्टिक के फील्ड में। सॉसर के बारे में और डिटेल में आप लोग को जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, जो फर्डिनेंड डी सॉसर पे है एक स्ट्रक्चरलिस्ट, जो स्ट्रक्चरलिज्म का टॉपिक है, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म उस का हेडलाइन है। तो उस हेडलाइन में आपको डिटेल में बताया गया है कि फर्डिनेंड डी सॉसर किस तरह से इन्होंने पूरा लिंग्विस्टिक के फील्ड में किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया, इनका क्या क्या मतलब ओपिनियन था, वो सब कुछ इनके आइडियाज को उसमें डिस्कस किया गया है। तो आप लोग वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। A basic text in American linguistics is Bloomfield's Language 1933. Both continental and American linguistics have been applied to the analysis of the distinctive uses of language in literary text. A basic text जो अमेरिकन लिंग्विस्टिक के रूप में जो बेसिक टेक्स्ट है, तो वो है ब्लूमफील्ड का लैंग्वेज, जो कि 1933 में पब्लिश्ड होता है। Both continental and American linguistics have been applied to the analysis of the distinctive uses of language in literary text. तो जो कंटिनेंटल हुए चाहे अमेरिकन लिंग्विस्टिक है, उन लोगों ने जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसमें लैंग्वेज के जो डिस्टिंक्टिव यूज है उसको लेकर बहुत अच्छा से एनालिसिस उन लोगों ने प्रेजेंट किया है। तो इस चीज को याद रखेंगे। सॉसर इंट्रोड्यूस्ड एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग एंड पैरोल। तो सॉसर ने दो शब्द यहाँ पे यूज किए हैं, दो फ्रेज यूज किए, दो टर्म यूज किया, उसे याद रखेंगे, लैंग एंड पैरोल। और लैंग और पैरोल के बीच में इन्होंने डिफरेंस बताया है। इन्होंने कहा कि लैंग क्या होता है, लैंग किसी भी लैंग्वेज का मेथड होता है कि वो लैंग्वेज कैसे वो
जो लैंग्वेज है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है, तो दैट इज वो लैंग में होता है। जस्ट लाइक लैंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, उस लैंग्वेज का ग्रामर होगा, स्पेलिंग रूल्स होगा, अरेंजमेंट रूल्स होगा, पंक्चुएशन ऑफ वर्ड्स होगा। तो ओवरऑल वी कैन से दैट इज लैंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज और मेथड ऑफ लैंग्वेज। और पैरोल क्या होता है, जब उस लैंग्वेज को, जो लैंग होता है ना, वो स्ट्रक्चर होता है, मेथड होता है लैंग्वेज का, तो जब उसे अटर किया जाए, स्पीक किया जाए या राइट किया जाए, तो दैट इज पैरोल। यानी कि एक तरह से लैंग्वेज को एक सही रूप देना। अगर किसी भी लैंग्वेज का आप यूज करते हैं और उस लैंग्वेज का यूज जब करते हैं तो आपको एक सेंटेंस लिखना होता है या बोलना होता है, तो आप उस लैंग्वेज का ग्रामर यूज करते हैं, स्पेलिंग रूल्स यूज करते हैं, अरेंजमेंट रूल्स यूज करते हैं, पंक्चुएशन ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं। तो वो जो यूज करना हुआ ना, मतलब उन सब चीजों को सही ऑर्डर में रखना, एक सही मेथड में, सिस्टम में रखना, तो वो लैंग हो गया। और जब उसे आप या तो स्पीक करते हैं या फिर राइट करते हैं, तो वही पैरोल बन जाता है, याद रखेंगे। तो लैंग को एक तरह से इम्प्लीमेंट करना इज कॉल्ड पैरोल। इसके बारे में भी डिटेल में आप स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ लेंगे जाकर। Noam Chomsky has substituted for Saussure, Lang and Parole the distinction between competence and performance. नोम चॉम्स्की ने क्या कर दिया है कि सॉसर के लैंग और पैरोल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। उन्होंने लैंग और पैरोल की जगह क्या यूज किया है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो जहां पे सॉसर लैंग और पैरोल वर्ड यूज करते हैं, वहीं पे नोम चॉम्स्की क्या यूज करते हैं, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। Competent speakers know how to produce such sentences without being able to specify the conventions and rules that enable them to do so. तो यहाँ पे नोम चॉम्स्की कहते हैं कि जो competent speakers होते हैं उन्हें पता होता है कि किसी भी सेंटेंस को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, जबकि उसके बारे में उन्हें किसी तरह का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, या उससे रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह है उन्हें नहीं पता है, फिर भी वो जानते हैं कि किस तरह से उस सेंटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। Modern linguists commonly distinguish three aspects that together constitute the grammar. तो जो मॉडर्न लिंग्विस्ट क्या करते हैं, ग्रामर को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले तीन एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वो जो तीन एस्पेक्ट हैं, वो तीन एस्पेक्ट मिलकर क्या करते हैं, ग्रामर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि ग्रामर बनाते हैं, ग्रामर का निर्माण करते हैं। तो वो तीन कौन कौन से एस्पेक्ट से पहलू है, उनके बारे में देख लेते हैं। One is phonology, second one is morphology and third one is syntax. तो मॉडर्न लिंग्विस्ट का मानना है कि फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स, ये तीनों चीजें मिलकर ग्रामर को बनाते हैं, और इस तरह से ग्रामर का यूज हम लोग लैंग के रूप में करते हैं। देन जब लैंग का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम स्पीक करके या राइट करके पैरोल के रूप में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फोनोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री स्पीच साउंड्स। फोनोलॉजी में जो एलिमेंट्री स्पीच साउंड्स होती है उसकी स्टडी की जाती है। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ स्पीच साउंड्स इनटू द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल ग्रुप्स। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जो स्पीच साउंड्स होते हैं उसे ऑर्डर किया जाता है, मतलब ऑर्डर में, सीक्वेंस में रखा जाता है, और जो स्पीच साउंड्स होते हैं उन्हें सीक्वेंस में रखते हैं सो दैट कि उनका एक मीनिंग निकल के आए। तो मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो डिराइव किया जा सके, और जब तक आप उसे सही ऑर्डर में रखेंगे नहीं तब तक उसका कोई मीनिंग तो निकल के आएगा नहीं। तो मॉर्फोलॉजी में ये किया जाता है कि जो स्पीच साउंड्स होते हैं उसे सही ऑर्डर में रखा जाता है सो दैट कि उसकी मीनिंग निकल सके। और सिंटेक्स में क्या होता है, द स्टडी ऑफ द वे दैट सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स आर ऑर्डर्ड इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। सिंटेक्स में क्या किया जाता है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को ऑर्डर में पुट किया जाता है। तो जो भी वर्ड्स के सीक्वेंसेस होते हैं, फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस के रूप में उन्हें रखा जाता है। तो ये सारी जो टर्म्स है वो क्लियर हो गया होगा, आई होप। मॉडर्न लिंग्विस्ट इन तीन टर्म्स से ग्रामर का फॉर्मेशन मानते हैं। कौन कौन से तीन टर्म्स है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स। फोनोलॉजी क्या है, एलिमेंट्री स्पीच साउंड्स का स्टडी है। मॉर्फोलॉजी क्या है,
स्पीच साउंड्स को ऑर्डर करके एक मीनिंग उसकी फॉर्म की जाए तो दैट इज मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स में क्या है, वर्ड्स के जो सीक्वेंसेस हैं उन्हें फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के फॉर्म में रखा जाता है सो दैट कि वो एक सही ऑर्डर में आकर और उस सेंटेंस को क्या करे, मीनिंग, उसकी मीनिंग आउट हो सके। तो ऐसा ग्रामर में आप लोग पढ़ते हैं, सिंटेक्स पढ़ते हैं जिसमें फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को सीक्वेंस में रखा जाता है सो दैट कि जो भी मतलब स्पीकर जो कहना चाहता है या जो राइट उसने किया है, जो बात वो बताना चाहते हैं, वो मीनिंग के तौर पे एक उसकी मीनिंग जो है क्रिएट हो सके रीडर के सामने। इन 3 एस्पेक्ट के अलावा एक और एस्पेक्ट है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो दैट 4th एस्पेक्ट क्या है, दैट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड लार्जर लिंग्विस्टिक यूनिट्स। तो सिमेंटिक्स में क्या क्या स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग की स्टडी की जाती है सिमेंटिक्स में, जिसमें फ्रेज शामिल होता है, सेंटेंस होते हैं, लार्जर लिंग्विस्टिक यूनिट्स होते हैं। तो याद रखेंगे उन 3 एस्पेक्ट के अलावा चौथा भी एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो शब्दों के अर्थ की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। तो फोनोलॉजी आपने देखा, मॉर्फोलॉजी देखा, सिंटेक्स देखा और सिमेंटिक्स, ये 4 एस्पेक्ट याद रखेंगे। In the area of semantics, Saussure introduced the terminology of the sign as constituted by an inseparable union of signifier and signified. Semantics के फील्ड में सॉसर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक टर्मोलॉजी यूज किया है, दैट इज साइन। साइन टर्मोलॉजी को इन्होंने लेटर ऑन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो जो सिमेंटिक्स से इन्होंने क्या किया है कि साइन बताया है। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइन सिस्टम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है नेट एग्जाम में कि सिमेंटिक्स क्या है, तो साइन सिस्टम की स्टडी है। साइन सिस्टम क्या होता है, तो कोई भी वर्ड होता है वो साइन होता है और वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड में। तो सिग्निफायर क्या होता है कि दैट इज जो हमें उसका फिजिकल पिक्चर हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, रिटेन फॉर्म में है, चाहे ये रिटेन फॉर्म में हो या इमेज के फॉर्म में हो, तो दैट इज सिग्निफायर। और सिग्निफाइड क्या होता है, जैसे उस वर्ड को ऑकर किया जाए या उस वर्ड को जैसे स्पीक किया जाए, तो उस वर्ड को बोलने से, उस वर्ड को ऑकर करने से जो इमेज हमारे माइंड में जनरेट होता है या जो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफाइड। तो इसके बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ने के लिए वही आपको वीडियो देखना होगा, स्ट्रक्चरलिज्म वाला, जिसमें आप डिटेल में साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बारे में बहुत अच्छे से पिक्चर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाया गया। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। नोम चॉम्स्की in syntactic structures 1957 is initiated what is known as transformational generative grammar। तो नोम चॉम्स्की का एक वर्क है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स करके 1957 का। इसमें इन्होंने एक ग्रामर की बात कही है। कौन सी ग्रामर की बात कही है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की बात कही है। Chomsky's persistent emphasis is on the central figure he calls creativity in language। इन्होंने एक सेंट्रल फिगर की बात की है जिसको क्रिएटिविटी कहा है लैंग्वेज में। The fact that a competent native speaker can produce a meaningful sentence, जिसमें इन्होंने ये दिखाया है कि एक competent native speaker क्या करता है, उससे अपने लैंग्वेज का बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होता है, उसे ग्रामर का नॉलेज नहीं होता, इवन दो वो अपने लैंग्वेज को बहुत अच्छे से वो यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी बोलने वाले लोग जनरली, जरूरी नहीं है कि उन सब जितने भी लोग हिंदी स्पीक करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज हो हिंदी का, या उन लोगों ने पढ़ा लिखा हो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं, इवन दो दे कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको अपने सोशल जो होता है, सोशल जो एक तरह से इम्पैक्ट होता है लैंग्वेज का, वो उन्हें पता होता है। इट्स मीन दैट कि सोशियो लिंग्विस्टिक जो टर्म है, ये चीज यहाँ पे आता है, उन्हें अपने लैंग्वेज का सोशल रूप में नॉलेज है
और उन्हें पता है कि कौन सा सेंटेंस कब स्पीक करना है और उस सेंटेंस का मतलब क्या है, इवन दो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक और हाउ टू स्पीक मीन्स दैट कि वो जो लैंग्वेज है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसमें क्या क्या ग्रामर का रूल्स है, ये सब नहीं पता होता है, फिर भी वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोल लेते हैं। तो ऐसा वही लोग बोल सकते हैं जो उस लैंग्वेज के नेटिव होते हैं, अदर कोई फॉरेनर नहीं बोल सकता है। Which has no exact precedent in the speaker's earlier linguistic experience, as well as the fact that competent auditors can understand the sentence immediately, though it is equally new to them. तो यहाँ पे उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है अर्लियर उस सेंटेंस के बारे में या उस चीज के बारे में, कोई शुरू से उनको अनुभव नहीं होता है, इवन दो उस सेंटेंस को अच्छे से क्या कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं। तो ये सिर्फ उनके सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है, जो सोशियो लिंग्विस्टिक टर्म है उसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। To explain this rule-bound creativity of a language, Chomsky proposed that native speakers and listeners' competence consists in their mastery of a set of generative and transformative rules. तो यहाँ पे चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जो नेटिव स्पीकर्स या लिसनर्स होते हैं उनके अंदर एक मास्टरी होती है जनरेटिव और ट्रांसफॉर्मर रूल्स को लेकर। उन्हें पता है कि कब किन सेंटेंस का यूज करना है, इवन दो उन्होंने कहीं पे उससे रिलेटेड जो लिंग्विस्टिक के फैक्ट से एलिमेंट से उसकी स्टडी नहीं की है। और लिंग्विस्टिक के इसी मोड को चॉम्स्की ने जनरेटिव कहा है। तो चॉम्स्की यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इनका कहने का मतलब यही है कि जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो किसी स्कूल में किसी कॉलेज में नहीं पढ़े होते हैं कि उस लैंग्वेज का रूल्स क्या है, उसमें ग्रामर क्या यूज होते हैं, इवन दो जो नेटिव होते हैं वो अपने लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, वो भी मीनिंगफुल सेंटेंस में। ये चॉम्स्की का कहना है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।